नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लाइट का एमसीक्यू पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है उसे भी जरूर देखें, उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस सेट में टोटल 40 क्वेश्चंस है और जहां जहां पे भी जरूरत पड़ा है वहां पे मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस? एक लेंस के पावर और उसके फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? ये होता है P इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। और पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। फिजिक्स में और एक पावर है जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द पावर ऑफ द लेंस इफ इट इज केप्ट इन द वाटर? अगर किसी लेंस को आप पानी में रखते हैं तो उसमें उसका पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? याद रखिएगा, किसी भी लेंस को अगर आप ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम में डालें या लेंस से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम में डालें, दोनों केस में ही पावर घटता है। और पावर घटेगा तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में इनवर्सली रिलेशन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। और अगर लेंस को ऐसे मीडियम में डालें जिसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर हो जाए, तो उस केस में फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा और पावर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सोप बबल फॉर्म्ड ऑन द वाटर विल एक्ट एज ए, पानी के ऊपर बना हुआ जो सोप बबल होता है वो कौन से लेंस की तरह काम करेगा? तो वो काम करेगा एज ए कनकेव लेंस। देखने में तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखता है, पर वो काम करेगा एज ए कनकेव लेंस। इधर पे देखिए, ए को मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस और बी को मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका तीसरा केस देखिए, A लेस देन B, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन द मीडियम। इस केस में लेंस का जो पावर होगा वो डिक्रीज होगा और फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, ये पहले हमने देखा। पर इस केस में लेंस का जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी अगर वो कनकेव लेंस है तो एज ए कन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा, और अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो एज अ कनकेव लेंस बिहेव करेगा। तो इस केस में सोप बबल कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कैसा काम करेगा? कनकेव लेंस जैसा, क्योंकि यहां पे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which among the following colors will come third when arranged according to their increasing wavelengths? इन सारे कलर्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ सजाया जाए तो 3 नंबर पे कौन सा आएगा? एक व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR, यानी विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये सारे कलर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग वेवलेंथ में ही सजे हुए हैं अगर VIBGYOR को कंसिडर करें तो। इधर पे वायलेट नहीं है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन नहीं है, वाई है, यानी 3 नंबर पे येलो आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा येलो। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वायलेट, इंडिगो, बीच में ब्लू होगा, ब्लू छूट गया है, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। अगर इसको फ्रीक्वेंसी वाइज सजाने दे दे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा और वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज ड्यू टू, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए, एक व्हाइट लाइट है, प्रिज्म से पास करने के बाद वो 7 कलर्स में टूट जाता है और ये 7 कलर्स में उल्टा टूटता है, यानी कि V नीचे रहता है और R ऊपर रहता है। ऐसे स्टार्ट होता है VIBGYOR। और अगर और एक इन्वर्टेड प्रिज्म यहाँ लगा दिया जाए तो ये 7 कलर्स फिर से जुट के एक व्हाइट लाइट होकर बाहर निकल जाएगा। तो एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटने को ही हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कलर्स इज डेविएटेड द मोस्ट बाय अ प्रिज्म?
एक प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है 7 कलर्स में, तो उन 7 कलर्स में से सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, डेविएशन उस कलर का सबसे ज्यादा होगा जिसका स्पीड सबसे कम होगा। 7 कलर्स में से सबसे कम स्पीड होता है वायलेट का और सबसे ज्यादा होता है रेड का, तो सबसे कम डेविएट करेगा वायलेट। अगर आपको विबग्योर सीक्वेंस से याद है, VIBGYOR, तो ज्यादातर केसेस में आंसर या तो वायलेट होता है, या तो रेड होता है। क्वेश्चन पूछ दे अगर कि इन 7 कलर्स में से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो सारे केसेस में या तो आंसर वायलेट होगा या तो आंसर रेड होगा, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस में ही सजा हुआ है। अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ पूछे तो उस केस में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? वायलेट का। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो उल्टा हो जाएगा, वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट पूछे तो सबसे ज्यादा रेड का होगा, सबसे कम वायलेट का होगा। स्कैटरिंग पूछे सबसे ज्यादा कौन करता है, तो वायलेट, तो सबसे कम कौन करेगा? रेड करेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बस आपको विबग्योर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन चारों कलर्स में से स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा? तो अभी हम लोगों ने देखा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है रेड में, तो आंसर हो जाएगा रेड। याद रखिएगा, वेवलेंथ और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी वेवलेंथ अगर छोटा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा और वेवलेंथ अगर बड़ा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगा। तो हमें पता है विबग्योर में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो उसका स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगा। और इन दोनों का यानी वेवलेंथ और स्पीड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन जो है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी वेवलेंथ या स्पीड अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है? वो ब्लू दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विबग्योर में वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है और रेड सबसे कम स्कैटर करता है, और जो लाइट ज्यादा स्कैटर करेगा वही हमें दिखेगा। और आपको लगता होगा कि वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, तो वो क्यों नहीं दिखता है? वो नहीं दिखता है क्योंकि वायलेट कलर पार्शियली वो हायर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है और ह्यूमन आई वायलेट कलर को लेके बहुत ही कम सेंसिटिव है, इसीलिए स्काई का कलर वायलेट नहीं रहता है। स्कैटरिंग में सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट होता है ब्लू कलर, इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। पर सन उगते टाइम और डूबते टाइम दोनों टाइम ऑरेंज या रेड दिखता है। यह भी क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम सन का जो दूरी होता है पृथ्वी से वो सबसे ज्यादा होता है। इस केस में वो लाइट जो सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं और सनलाइट को पृथ्वी तक आने में सबसे ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। इस दौरान जो छोटे वेवलेंथ वाले लाइट है वो स्कैटर होके खत्म हो जाते हैं स्पेस में ही, और वो सारे लाइट जो बहुत कम स्कैटर करते हैं जैसे ऑरेंज और रेड, वो हमारे आंख को दिखाई पड़ता है। इसीलिए रेड और ऑरेंज, इसीलिए सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम सन ऑरेंज या रेड दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेड लाइट यूज्ड इन डेंजर सिग्नल? इसका भी आंसर वही हो जाएगा। रेड लाइट को डेंजर सिग्नल्स में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है और इस कारण वो स्कैटर बहुत कम करता है। तो रेनी सीजन और फॉगी वेदर में हम लोगों को दूर से ही रेड लाइट दिख जाएगा, इसीलिए रेड लाइट का यूज डेंजर सिग्नल्स पे किया जाता है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज और रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट? तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हम लोगों ने आगे देख चुका है, ये हमने आगे देख लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why does the sky look black to the astronauts? स्काई
एस्ट्रोनॉट्स को ब्लैक क्यों दिखता है? स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, यानी वहां डस्ट पार्टिकल भी नहीं रहेगा, और स्कैटरिंग के लिए डस्ट पार्टिकल जरूरी है क्योंकि उसमें ही लड़के लाइट डेविएट होता है और स्कैटर करता है। तो इसीलिए स्पेस में स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, और जहां कोई लाइट स्कैटर नहीं करेगा वो जगह ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर? इनमें से कौन सा कलर प्राइमरी कलर नहीं है? प्राइमरी कलर 3 होते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। इसे याद करने का तरीका है ग्रेट ब्रिटेन, GBR। तो इसमें से येलो प्राइमरी कलर नहीं है। यहां देखिए इस ट्रायंगल में कलर्स का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये RGB, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। इन तीनों के बीच में जो कलर्स हैं जैसे येलो, सायान और मैजेंटा, ये सेकेंडरी कलर्स हैं। इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे कलर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ग्रीन, ब्लू और रेड प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिसे मिलके बाकी सारा कलर्स बना सकते हैं हम लोग। और बीच बीच में जो कलर है यानी येलो, सायन और मैजेंटा, ये तीनों सेकेंडरी कलर्स हैं। सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो 2 प्राइमरी कलर्स मिलके बनते हैं। तो रेड और ग्रीन मिलके येलो बनता है, ग्रीन और ब्लू मिलके सायन बनता है, रेड और ब्लू मिलके मैजेंटा बनता है। और एक तरह का कलर होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। 2 कलर मिलके अगर व्हाइट लाइट बना दे तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। ब्लू कलर और येलो कलर ये दोनों मिलके व्हाइट कलर बनाता है, यानी ब्लू और येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाएंगे। वैसे ही रेड और सायन, वैसे ही ग्रीन और मैजेंटा, ये 3 पेयर हुआ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द कलर ऑफ द स्टार्स डिपेंड ऑन इट्स। स्टार का कलर किस पे डिपेंड करता है? तो स्टार का कलर डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। स्टार का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही कम वेवलेंथ वाला लाइट को वो एमिट करेगा, और जो लाइट को वो एमिट करेगा वही कलर हम लोग को दिखेगा। यह है ऑर्डर ठंडा से लेके गर्म स्टार्स का। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। इन सारे स्टार्स में सबसे ज्यादा गर्म ब्लू स्टार होता है, सबसे कम होता है रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following pairs of colors when mixed in definite proportion will give white color? यानी हमसे यहां पे पूछ रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को। 2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ही तो मिलके एक व्हाइट कलर बनाता है। तो इधर पे आंसर होगा ब्लू प्लस येलो। अगर आपको ये ट्रायंगल याद हो जाए तो प्राइमरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर और सेकेंडरी कलर बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा आपको, तो इसे जरूर याद कर लें आप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द ह्यूमन आई इज ए टाइप ऑफ। अपना जो आंख होता है वो एज अ कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखिएगा आई से इमेज जो बनता है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इमेज तो अपने आंख पे इन्वर्टेड बनता है, पर ब्रेन इसको क्या करता है? इरेक्ट करके दिखाता है हम लोगों को। यह है अपना आंख, यह है आई का स्ट्रक्चर। ये बाहर का जो पार्ट है इसे कॉर्निया बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है। अपना आंख का जो व्हाइट पार्ट होता है, जो बाहर से व्हाइट, अपना आंख का जो बाहर से व्हाइट पार्ट दिखता है उसे स्क्लेरा बोला जाता है। इधर पे एक फ्लूइड रहता है जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और भीतर में जो फ्लूइड रहता है उसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। यह है इरिस। ये छोटा होता है, बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी फॉर एग्जाम्पल हम अगर सनलाइट में जा रहे हैं तो ये छोटा हो जाता है और प्यूपिल पे बहुत कम लाइट जाने देता है। अगर हम डार्क रूम में जाते हैं जहां हम लोगों को ज्यादा लाइट का जरूरत पड़ता है देखने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा, यानी वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ज्यादा लाइट भीतर जाएगा तो प्यूपिल के पास ज्यादा लाइट जाएगा। ये है अपना आई लेंस, कॉर्निया के साथ मिलके
ये आने वाला लाइट को रिफ्रैक्ट करता है रेटिना पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स इन द आई रिस्पॉन्ड्स टू द कलर। इनमें से कौन सा सेल्स आई का कलर को रिस्पॉन्ड करता है? इसका आंसर हो जाएगा कोन्स। अपने रेटिना में दो इंपॉर्टेंट सेल्स पाया जाता है, एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स। रॉड्स डिसाइड करता है कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट जाना चाहिए रेटिना पे। रॉड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन करता है और कोन्स कलर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर कोन्स खराब हो जाए अपने आंख का तो हम लोग कलर डिटरमाइन नहीं करने पाएंगे। जैसे अपने ही रेटिना में एक जगह होता है ब्लाइंड स्पॉट नाम का, जहां पे कोन्स नहीं होता है, तो उधर पे डार्क इमेज बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टेक्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। हम लोग का बॉडी का ऐसा पार्ट जो ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर से ले लेता है वो है कॉर्निया। कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही लेता है। यह आई का स्ट्रक्चर। ये बाहर वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है वो कॉर्निया है। प्यूपिल, आइरिस, स्क्लेरा, रेटिना हम लोगों ने देख चुका है, हम लोगों ने देख लिया है। यह कोरॉइड, एक टिश्यू होता है जिससे रेटिना में ब्लड पास होता है। यह कोरॉइड, ये एक टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल होते हैं और ये रेटिना को ऑक्सीजन देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट पार्ट ऑफ द आई बिकम स्मॉलर एंड लार्जर अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। हम लोग का आंख का कौन सा पार्ट है जो छोटा और बड़ा होते रहता है लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग? इसका आंसर हो जाएगा प्यूपिल। जब हम लोग डार्क रूम में जाते हैं तो प्यूपिल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगा। और जब हम लोग सनलाइट में जाते हैं यानी ज्यादा इंटेंस लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज द इमेज फॉर्म इन आवर आईज। हम लोग के आंख पे इमेज कहाँ बनता है? हम लोग का आंख पे इमेज बनता है रेटिना पे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नर्व्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन वी परसीव एनीथिंग थ्रू आवर आईज। हम लोगों का आंख से ब्रेन तक में कौन सा नर्व सिग्नल पहुंचाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। हम लोग जो भी चीज देखते हैं उसे ऑप्टिक नर्व एज अ विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। नेक्स्ट, द प्लेस ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। इधर पे डार्क इमेज होगा, वो स्पॉट है ब्लाइंड स्पॉट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा ये रेटिना का एक जगह है जहां पे इमेज डार्क बनता है। उधर पे डार्क इमेज क्यों बनता है? बिकॉज उधर पे कोन्स नहीं होते हैं। कोन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं और जहां कोन्स नहीं रहेंगे, कोन्स कलर ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं और जहां पे कोन्स नहीं रहेंगे वहां पे कलर नहीं बन पाता है, और जहां पे कोन्स नहीं होंगे वहां पे कलर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट रेटिना पे एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे क्लियर इमेज फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो भी कोन्स के ही मैल फंक्शनिंग से होता है। ये आई का इमेज, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, यह ऑप्टिक नर्व, ये जाके ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है अपने आंख का? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, इधर पे पूछा है ह्यूमन आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है। ह्यूमन आई दिया नहीं है, इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो
डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हमारा आंख सबसे क्लियर इमेज बनाता हो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हम लोगों का आंख सबसे क्लियर इमेज बनाता है। हम लोगों का आंख कंफर्टेबली एकदम क्लियर इमेज बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आईज? हमारा आंख एज अ कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, तो बनाएगा कैसा इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्रोजेक्टर? एक प्रोजेक्टर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये देखिए, एक प्रोजेक्टर ऐसा इमेज बनाएगा, ये रियल इमेज बोलते हैं इसको। रियल इमेज क्या होता है? जिसे हम लोग स्क्रीन पे ला सकें। इसका उल्टा होता है वर्चुअल इमेज, जो स्क्रीन पे ना आके स्क्रीन के अंदर फॉर्म होता है। जैसा कि जो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है अपना घर का प्लेन मिरर। उसमें अगर आप अपना इमेज देखेंगे तो वो जो इमेज बनता है वो मिरर के भीतर बनता है, ना ही मिरर के ऊपर। तो ये है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इनफैक्ट रियल इमेज स्पेस में घूमता रहता है। जहां भी आप स्क्रीन लगा दें उधर पे ही इमेज फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। मायोपिया में क्या होता है? एक आदमी सामने का चीज आराम से देख पाता है, पर दूर की चीजें देखने में बहुत तकलीफ होता है उसे। नाम से लगता है कि इसे सामने का चीज नहीं दिखता होगा, पर नहीं, ये उसका टोटल उल्टा है। इसका कॉजेस क्या है? इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल्स या शॉर्टनिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इसका दोनों कॉजेस याद रखिएगा। इसका क्योर ये ठीक होता है बाय यूजिंग कनकेव लेंस। इसे याद कैसे रखेंगे? मायोकेव बोल के। मायो मतलब मायोपिया और केव मतलब कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में या तो डाइवर्जिंग लेंस देगा या तो कनकेव लेंस देगा, दोनों याद रखिएगा। ये एक मायोपिक पर्सन का आई है, ये एक मायोपिक पर्सन का आंख है, ये रेटिना, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? देखिए, रेटिना के आगे। कनकेव लेंस लगाने से ये इमेज को टान के फिर से रेटिना पे ला देता है। नेक्स्ट, शॉर्ट साइटेडनेस कैसे ठीक करें? तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है? मायोपिया, ये ठीक होगा बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। व्हाट कॉजेज मायोपिया? मायोपिया कैसे होता है? मायोपिया होता है बाय डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईज। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, ये सही है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी सही है। याद रखिएगा, एक मायोपिक पर्सन का हमेशा पावर नेगेटिव रहेगा। अगर आप किसी को बोलते हुए सुनेंगे कि मेरा पावर -1.5 है, -1.25 है, माइनस में कोई भी पावर, तो समझ जाइएगा कि उसे मायोपिया हुआ है। थर्ड, ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इन मायोपिया, ये गलत है, क्योंकि मायोपिया में दूर की चीज नहीं दिखता है, दूर की चीजें ठीक से नहीं दिख पाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। नेक्स्ट, लॉन्ग साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज, ये मायोपिया का टोटल उल्टा है। लॉन्ग साइटेडनेस को बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया में लोग दूर की चीज आराम से देख पाते हैं, पर पास की चीज देखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। यह होता है ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल्स या इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक मायोपिया का उल्टा, मायोपिया में ये इलॉन्गेट हो जाता है और ये डिक्रीज हो जाता है।
हाइपरमेट्रोपिया क्योर किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। अगर आपको मायोपिया वाला याद है मायोकेव, तो उसका ठीक उल्टा ये हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में आंख ऐसा हो जाता है, इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिना के बाहर होता है। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से फिर से इमेज रेटिना पे आ जाता है। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से इमेज फिर से रेटिना पे आ जाएगा। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी क्योर्ड बाय, तो ये क्योर किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? तो बाय शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल्स। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लॉन्ग साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया, राइट है। ए पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स इन हाइपरमेट्रोपिया, ये भी सही है, सामने का चीज नहीं दिख पाता ठीक से हाइपरमेट्रोपिया में। इट कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, ये भी सही है, यानी तीनों सही है इसमें, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। बाइफोकल लेंसेज आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ज्यादातर देखा जाता है एजेड लोगों में। इसमें आई लेंस हार्ड हो जाता है और इसके कारण जो आंख का एकोमोडेटिंग पावर होता है, यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का एबिलिटी, वो खराब हो जाता है आंख का। इसकी वजह से हमारा आई कोई भी ऑब्जेक्ट पे ठीक से फोकस नहीं कर पाता है। इसे ठीक करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म? एस्टिग्मेटिज्म ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म आंख का एक ऐसा बीमारी है जो टीवी या मोबाइल फोन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका एज से भी कोई रिलेशन नहीं है। ये होता है, ये बाय बर्थ भी हो सकता है, या तो आंख में कोई इंजरी आ जाए, इससे भी हो सकता है। इसमें कॉर्निया का शेप इरेगुलर हो जाता है और इसके कारण वो लाइट रेस को रेटिना पे ठीक से रिफ्रैक्ट नहीं कराने पाता है। ये ठीक होता है बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? हम लोग जब भी दूर या पास कहीं देखते हैं तो हम लोगों का आंख अपना फोकल लेंथ अपने से एडजस्ट कर लेता है, इसी को ही पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए येलो बॉल प्लेस्ड इन द रेड लाइट विल अपीयर। अ येलो बॉल प्लेस्ड इन द रेड लाइट विल अपीयर। अगर एक येलो बॉल को रेड लाइट में रख दिया जाए तो वो कौन सा कलर का दिखेगा? वो दिखेगा ब्लैक कलर का। येलो बॉल को या कोई भी रंग का बॉल को, येलो बॉल को आप कोई भी लाइट में रखें, येलो और व्हाइट छोड़ के, उसमें वो ब्लैक ही दिखेगा। सपोज ये रेड बॉल रहता तो रेड बॉल रेड कलर और व्हाइट कलर, इन दोनों कलर में ही अपना कलर का दिखेगा, बाकी सारे कलर्स में वो ब्लैक ही दिखेगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का कलर, वो ऑब्जेक्ट कौन सा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पड़ने वाले सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक दिखेगा, और अगर वो अपने पे पड़ने वाले सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो व्हाइट दिखेगा। तो इस केस में येलो बॉल रेड लाइट में ब्लैक दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन इन आवर आईज? हम लोगों के आंख में इंटरनल रिफ्लेक्शन को कौन रोक देता है? इसका आंसर हो जाएगा कोरॉइड। ये है कोरॉइड, ये एक टिश्यू है, इसमें ब्लड वेसल रहता है और ये रेटिना को ऑक्सीजन देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच लेंस इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस इन ए टेलीस्कोप? टेलीस्कोप में एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग कौन सा लेंस, एज एन ऑब्जेक्टिव हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो टेलीस्कोप में हम लोग एज एन ऑब्जेक्टिव बोलिए या एज एन आई पीस बोलिए, दोनों केस में ही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। यह है टेलीस्कोप का सेटअप, दोनों कॉन्वेक्स लेंस। बड़ा वाला जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें से जो दूर का इमेज हम लोग देखते हैं आके रिफ्रैक्ट होता है और वो यहाँ पे इमेज बना रहा है कहीं। ये है आई पीस जहां से हम लोग देखते हैं, ये क्या करेगा, इस इमेज का एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। ये क्या करेगा,
इस छोटे से इमेज को इनलार्ज करके हमें दिखाएगा, इनलार्ज करके हमें दिखाएगा। तो हम लोग कहाँ से देखते हैं इसे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव से, इसे हम लोग देखते हैं आईपीस से। और एक चीज इसमें याद रखिएगा, आईपीस जो रहता है वो छोटा रहता है और ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो बड़ा रहता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें आईपीस बड़ा हो जाता है और ऑब्जेक्टिव छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर, और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स रिमेन अनऑल्टर्ड व्हेन अ रे ऑफ लाइट चेंजेस मीडियम? एक रे ऑफ लाइट जब मीडियम चेंज करता है तो उसका दो चीज चेंज नहीं होता है, वो है फ्रीक्वेंसी और फेज। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्योंकि फेज नहीं दिया हुआ है। तो इधर देखिए, जब भी एक रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करता है तो उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, पर फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता है। इधर पे खत्म होता है अपना लाइट का एमसीक्यू का पार्ट 2। इसे आप अच्छे से रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं naukrified.in पे, जिसे हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और रिवाइज करते समय जो भी हमने एक्सप्लेनेशन लिखा है उसे ध्यान से पढ़ें आप, उससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छा बिल्ड हो जाएगा, उससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छा बनेगा। तो अभी के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।